इतिहास में वॉर्स एंड बैटल्स का एक विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री इज नथिंग बट अ क्रॉनिकल ऑफ वॉर्स एंड बैटल्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इस सेशन में हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट वॉर्स एंड बैटल्स रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं जहाँ पर हमने प्राचीन भारत के प्रमुख युद्ध और मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्धों को डिस्कस किया है, तो उनको जरूर देखिएगा। वहां पर हमने बहुत डिटेल में इंडिया में जितने भी प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं उनको डिस्कस किया है, तो उन वीडियोस को भी देखना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके बारे में। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे यूनिक बात हमको देखने को मिलती है, खासकर जब हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं, तो वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन कंपनीज का आगमन। और यहाँ पर जितने भी प्रमुख युद्ध होते हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि यूरोपियंस का उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पोर्चुगीज से और देखेंगे कौन कौन से प्रमुख वॉर्स एंड बैटल्स पोर्चुगीज ने भारत की धरती पर लड़े। वास्को डिगामा अब्दुल माजिद के सहयोग के साथ कैलीकट में मई 1498 में भारत की धरती पर कदम रखता है और इस दिन के बाद हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास एक नया मोड़ लेता है। कैलीकट के राजा चैमोरिन, जिनको हम समुद्री नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर वास्को डिगामा का स्वागत करते हैं। मगर शुरुआत से ही ये बात यूरोपियंस ने, खासकर पोर्चुगीज ने क्लियर कर दी थी कि वो यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं और वो व्यापार भी अपनी शर्तों पर करेंगे और वो व्यापार पर एकाधिकार भी चाहते हैं। इसी के चलते हम देखते हैं कि 1501-02 एडी में बैटल ऑफ कन्नौज लड़ा जाता है और उसके बाद जब दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आता है तो उस समय हम देखते हैं कि एक प्रमुख युद्ध बैटल ऑफ कैलीकट लड़ा जाता है। ये बैटल इसलिए लड़ा जाता है क्योंकि उस समय अरब व्यापारी भारत से व्यापार करते थे और अब पोर्चुगीज भी भारत से व्यापार कर रहे थे और यहाँ पर पोर्चुगीज की यह मांग थी कि उनको विशेष अधिकार मिले इस व्यापार में। वो व्यापार पर एकाधिकार चाहते थे। इसी के चलते हम देखते हैं कि अरब व्यापारियों के बीच और पोर्चुगीज के बीच लड़ाई होती है और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि कैलीकट के राजा जैमोरिन भी इस लड़ाई में भाग लेते हैं और पोर्चुगीज के खिलाफ लड़ते हैं। मगर इस लड़ाई में हम देखते हैं कि अरब व्यापारी पोर्चुगीज को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, मगर बाद में पोर्चुगीज कैलीकट के राजा जैमोरिन को हराने में कामयाब भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पहला प्रमुख बैटल, बैटल ऑफ कैलीकट। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रमुख बैटल जो है बैटल ऑफ ड्यू, जो लड़ा गया था 1509 एडी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, आइए इसको समझते हैं। बैटल ऑफ ड्यू में एक तरफ तो पोर्चुगीज होते हैं जिनका नेतृत्व पोर्चुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा करते हैं और दूसरी तरफ हमको एक सैन्य गठबंधन देखने को मिलता है जिसमें सुल्तान ऑफ गुजरात, इजिप्ट के राजा, कैलीकट के राजा जैमोरिन और इस गठबंधन को ऑटोमन साम्राज्य, बीजापुर और अहमदनगर साम्राज्य का समर्थन भी प्राप्त होता है। इस युद्ध का प्रमुख कारण भी व्यापार पर एकाधिकार हासिल करना होता है। मगर बैटल ऑफ ड्यू से पहले हम देखते हैं कि एक और बैटल लड़ा गया था जिसको हम बैटल ऑफ चौल के नाम से जानते हैं, जो लड़ा गया था 1508 एडी में। यह युद्ध हम देखते हैं कि इजिप्ट की नौसेना और पोर्चुगीज की नौसेना के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में पोर्चुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बेटे डॉम लोरेंको की जान चली जाती है। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं बैटल ऑफ ड्यू की, ये लड़ाई जितना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर वो अपने बेटे की जान का बदला लेना चाह रहे थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर होता यही है कि पोर्चुगीज की जीत होती है और यहाँ पर वो एक प्रमुख सैन्य गठबंधन को हराने में कामयाब रहते हैं। और बैटल ऑफ ड्यू ये साबित कर देता है कि इस समय नौसेना की बात की जाए तो पोर्चुगीज नौसेना सबसे शक्तिशाली है। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि बैटल ऑफ चौल का रेफरेंस हमको मिरात ए सिकंदरी में मिलता है, जो कि उस समय का एक पर्शियन अकाउंट है जिसके अंदर हमको गुजरात के किंगडम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिरात ए सिकंदरी का नाम भी आपको याद रखना है जो हमको बैटल ऑफ चौल के बारे में बताता है। आइए अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ गोवा के बारे में जो लड़ा गया था 1510 एडी में। बैटल ऑफ गोवा पोर्चुगीज और बीजापुर सल्तनत के बीच लड़ा जाता है। पोर्चुगीज का नेतृत्व यहाँ पर पोर्चुगीज गवर्नर अल्फेंसो डे एल्बुकर्की कर रहे थे और यहाँ पर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह बीजापुर का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में हम देखते हैं कि बीजापुर की हार होती है और यहाँ पर गोवा पोर्चुगीज के पास चला जाता है। व्यापार की दृष्टि से गोवा बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह होता है। गोवा में खासकर युद्ध में उपयोग आने वाले घोड़ों का व्यापार होता था और इस व्यापार की वजह से विजयनगर साम्राज्य और पोर्चुगीज के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। मगर जब बीजापुर साम्राज्य गोवा पर कब्जा कर लेता है तो उसके बाद हमको यहाँ पर पोर्चुगीज और बीजापुर के बीच में बैटल ऑफ गोवा देखने को मिलता है। यह युद्ध ऐतिहासिक इसलिए भी था
क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप का कोई हिस्सा डायरेक्टली यूरोपियन शक्ति के कंट्रोल में था। इस बैटल के बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स भी भारत में आना चालू होते हैं और पोर्चुगीज और अंग्रेजों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ सॉली, जो लड़ा गया था 1612 एडी में। आइए उसके बारे में बात करते हैं। सूरत बंदरगाह व्यापार की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था और यहाँ पर पोर्चुगीज ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। मगर अर्ली 17वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जहांगीर से यहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोलने की परमिशन ले लेते हैं, जिसके बाद अंग्रेज और पोर्चुगीज आमने सामने आ जाते हैं। इसी वजह से हमको बैटल ऑफ सॉली देखने को मिलता है 1612 एडी में। और यहाँ पर अंग्रेज कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पोर्चुगीज को हराने में कामयाब रहते हैं और ये युद्ध ये बात साबित कर देता है कि अब सबसे अच्छी नौसेना अंग्रेजों के पास है, पोर्चुगीज के पास नहीं। और ये बैटल इस बात को भी दर्शाता है कि यूरोपियन देशों में अब सबसे प्रमुख शक्ति ब्रिटिशर्स हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप हिस्ट्री को इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा हिस्ट्री का कोर्स क्रेजी जीके ट्रिक पर या फिर रूट ऐप पर बाय कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ एनालिसिस पार्ट पर भी जोर देते हैं ताकि आप चीज़ों का सही तरह से विश्लेषण कर सकें और इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, एक बार रूट ऐप पर इस कोर्स को जरूर विजिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में हुए कार्नेटिक वॉर्स को डिस्कस करते हैं। ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे जिनको हम कर्नाटक वॉर के नाम से भी जानते हैं। पहला कार्नेटिक वॉर 1744 से लेकर 1748 एडी के बीच में होता है। इस वॉर के मुख्य कारण हमको यूरोप में देखने को मिलते हैं। यूरोप में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था 1740 से और उस वॉर में फ्रांस और ब्रिटेन अपोजिट साइड को सपोर्ट कर रहे थे और इसी के चलते ब्रिटेन और फ्रांस भारत में भी लड़ाई करते हैं। फ्रेंड्स, पहले कार्नेटिक वॉर में हमको बैटल ऑफ सेंट थॉम, जिसको हम बैटल ऑफ अड्यार के नाम से भी जानते हैं, ये देखने को मिलता है। ये बैटल इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर फ्रांस की नौसेना पर अटैक कर देता है, जिसके बाद फ्रांस डुप्लेसिस के नेतृत्व में ब्रिटेन पर अटैक करते हैं। वो ब्रिटेन के सेंट फोर्ट डेविड जो मद्रास में है वहाँ पर अटैक करते हैं। यहाँ पर फिर ब्रिटेन कर्नाटक के नवाब से मदद मांगते हैं, जिसके बाद यहाँ पर कर्नाटक के नवाब फ्रेंच को ये आदेश देते हैं कि वो ब्रिटेन को सेंट डेविड किला वापस करें। मगर यहाँ पर फ्रेंच नवाब की बात नहीं मानते हैं और इसके बाद हमको बैटल ऑफ सेंट थॉम देखने को मिलता है। इस बैटल में फ्रांस की छोटी सी आर्मी नवाब की बड़ी सेना पर हावी पड़ती है और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यूरोप में भी युद्ध खत्म हो जाता है और उसी के साथ इंडिया में भी पहले कार्नाटिक वॉर का अंत होता है। युद्ध के अंत के बाद यहाँ पर ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ले-चैपल साइन होती है, जिसके तहत यहाँ पर जो मद्रास है वो अंग्रेजों को वापस दे दिया जाता है और फ्रांस को यहाँ पर कनाडा का क्यूबेक दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखा जाए तो मद्रास वापस अंग्रेजों के पास आ जाता है। यह था फ्रेंड्स पहला कार्नाटिक वॉर, जिसके बाद एलेक्स-ले-चैपल की संधि होती है, इसको याद रखिएगा। आइए अब बात करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, जो 1749 से लेकर 1754 एडी के बीच में लड़ा गया। इस लड़ाई के कारण हमको भारत में ही देखने को मिलते हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दूसरे कार्नाटिक युद्ध के कारण हमको हैदराबाद और कर्नाटक राज्य में देखने को मिलते हैं। दोनों ही जगह हमको उत्तराधिकारी की लड़ाई देखने को मिलती है। हैदराबाद के निजाम अशरफ शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वहां पर हमको गृह युद्ध देखने को मिलता है। उनके बेटे नसीर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच में हमको लड़ाई देखने को मिलती है। नसीर जंग को यहाँ पर अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था और मुजफ्फर जंग को यहाँ पर फ्रेंच का समर्थन प्राप्त था। मुजफ्फर जंग यहाँ पर नसीर जंग की मृत्यु कर देते हैं और नसीर जंग की मौत का बदला अंग्रेज लेते हैं मुजफ्फर जंग की हत्या कर, जिसके तुरंत बाद फ्रेंच सलामतगंज को हैदराबाद की गद्दी पर बिठा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंच हैदराबाद पर अपना डोमिनेंस स्थापित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। उस समय कर्नाटक के नवाब थे अनवर उद्दीन और अनवर उद्दीन की अंबूर की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, अंबूर की लड़ाई में हमको एक तरफ अनवर उद्दीन देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ हमको ट्रिपल अलायंस देखने को मिलता है फ्रेंच, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का। चंदा साहिब जो अनवर उद्दीन के दामाद हैं, वो यहाँ पर कर्नाटक पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए वो अनवर उद्दीन के खिलाफ आमूर में लड़ाई करते हैं। और यहाँ पर जब अनवर उद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हमको कर्नाटक में गृह युद्ध देखने को मिलता है नवाब अनवर उद्दीन के बेटे मोहम्मद अली के बीच और उनके दामाद चंदा साहिब के बीच। इस युद्ध में हम देखते हैं कि अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद अली का और फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहिब का। अनवर उद्दीन के बेटे मोहम्मद अली यहाँ पर
चंदा साहिब को मारने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद वो कर्नाटक के नवाब बनते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि वो 1751 में आरकोट के किले की घेराबंदी करते हैं। और इस घेराबंदी के बाद ही यहाँ पर अंग्रेजों की विजय होती है, जिसके बाद मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंच एक तरफ हैदराबाद पर अपना डोमिनेंस स्थापित करते हैं और अंग्रेज यहाँ पर कर्नाटक पर अपना डोमिनेंस स्थापित करते हैं। तो इस तरह से अंत होता है सेकेंड कर्नाटक वॉर का। इसके बाद ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 एडी में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए अब बात करते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो हमको 1758 से लेकर 1763 एडी के बीच में देखने को मिलता है। इस युद्ध के समय हम देखते हैं कि यूरोप में फिर से एक बार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जंग छिड़ जाती है, जिसको हम जानते हैं 7 ईयर वॉर के नाम से, जो 1756 से लेकर 1763 एडी के बीच में देखने को मिलता है। उसी के तहत यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया में भी उनके बीच में युद्ध होता है और यहाँ पर सबसे प्रमुख बैटल होता है बैटल ऑफ बैंडी वॉश, जो हमको देखने को मिलता है 22 जनवरी 1760 में। आइए इसको समझते हैं। ये बैटल इसलिए होता है क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रेंच सेटलमेंट, जो हमको चंदन नागर के इधर देखने को मिलता है, उसको कैप्चर कर लिया था। इसके जवाब में हम देखते हैं कि फ्रांसीसी सेना के कमांडर काम्टे डी लेली सेंट डेविड के किले पर हमला करते हैं, जो कि मद्रास में है। जिसके बाद हमको अंग्रेजों के बीच में और फ्रांस के बीच में बैटल ऑफ बैंडी वॉश देखने को मिलता है। यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरिक कूटे और यहाँ पर फ्रांस का नेतृत्व कर रहे थे काम्टे डी लेली। फ्रेंच इस बैटल में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की जीत होती है और फ्रेंच को यहाँ पर पौंडीचेरी भी सरेंडर करना पड़ता है 16 जनवरी 1761 में। फ्रेंड्स, इस बैटल के बाद हम देखेंगे कि फाइनली ट्रीटी ऑफ पीस पेरिस में साइन होती है 1763 में, जिसके तहत पौंडीचेरी, चंदन नागौर वापस कर दिए जाते हैं फ्रांस को। और इस बैटल के बाद हम देखेंगे कि फ्रांस सिर्फ एक भारत में व्यापारिक शक्ति बन के रह जाता है, वो भी एक छोटे से क्षेत्र में। और अंग्रेजों की कर्नाटक वॉर में जीत ये बताती है कि यूरोपियन कंट्रीज में इस समय सबसे शक्तिशाली ब्रिटेन है। आइए अब यहाँ पर हम एक और यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, डच की। डच भी भारत में दूसरे यूरोपियन देशों की तरह व्यापार करने आए थे। उनका हमेशा से ही फोकस व्यापार पर रहता है और 1669 एडी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे रिचेस्ट प्राइवेट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड भी होती है। मगर हम देखते हैं कि 1741 एडी में डच और ट्रेवनकोर के बीच में बैटल ऑफ कोलाचल होता है। फ्रेंड्स, आइए इसको डिस्कस करते हैं। उस समय ट्रेवनकोर के राजा होते हैं मार्तांड वर्मा। वो अपने पड़ोसी राज्य ओदनान को जीतना चाहते हैं और यहाँ पर डच और ओदनान के बीच में पेपर यानी कि काली मिर्ची का ट्रेड होता है। तो यहाँ पर डच को लगता है कि अगर ट्रेवनकोर राज्य जीत जाएगा तो उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर डच और ट्रेवनकोर के बीच में हमको बैटल ऑफ कोलाचल देखने को मिलता है। इस लड़ाई में हम देखेंगे कि डच की हार होती है और ट्रेवनकोर के राजा मार्तांड वर्मा की जीत होती है। इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि डच और अंग्रेजों के बीच में भी एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ चिनसुरा या फिर बैटल ऑफ बेदारा के नाम से। यह बैटल 1759 एडी में होता है। आइए इस बैटल को समझते हैं। अंग्रेजों ने 1757 एडी में बैटल ऑफ प्लासी जीतकर बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। इस बैटल को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उस बैटल में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, जिसके बाद बंगाल के नए नवाब बनते हैं मीर जाफर। यहाँ पर मीर जाफर अंग्रेजों के चंगुल से बाहर आना चाह रहे थे, इसलिए वो डच की मदद मांगते हैं और इसी वजह से अंग्रेजों और डच के बीच में चिनसुरा की लड़ाई होती है। यह बैटल अंग्रेज जीत जाते हैं और इस हार के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक सपना होता है भारत में अपना साम्राज्य खड़ा करने का, वो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अंग्रेजों ने पोर्चुगीज, फ्रांस और डच तीनों को इम्पोर्टेंट बैटल्स में हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और ये साबित किया कि यूरोपियन पावर्स में सबसे शक्तिशाली पावर ब्रिटेन की है। आइए अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में और बंगाल के बारे में। बंगाल को 18वीं शताब्दी में गोल्डन बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता था। बंगाल की समृद्धि और उसके संसाधनों को देखते हुए बंगाल को गोल्डन बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता था। और बंगाल के लिए हम देखते हैं कि 1740 में बैटल ऑफ गिरिया होता है। बैटल ऑफ गिरिया अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में होता है। इस बैटल में सरफराज खान की मौत हो जाती है और फिर बंगाल के नए नवाब बनते हैं अलीवर्दी खान। फिर हम देखते हैं कि अलीवर्दी खान बंगाल को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाते हैं। अलीवर्दी खान 1741 एडी में उड़ीसा के डेप्यूटी गवर्नर रुस्तम जंग को पुलवारियन की लड़ाई में हराते हैं और इस तरह से वो धीरे धीरे बंगाल की स्थिति और मजबूत करते हैं। मगर जब अप्रैल 1756 एडी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और उनकी मौत के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बनते हैं और सिराजुद्दौला के समय ही बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 एडी में।
आइए अब बैटल ऑफ प्लासी को डिस्कस करते हैं। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह फ़र्रुखशियार से एक फरमान हासिल किया था, जिसके तहत उनको व्यापार करने के लिए काफ़ी सुविधाएं दी गई थी। यहाँ पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ये देखा कि अंग्रेज इन फरमान का गलत यूज़ कर रहे हैं और साथ में वो बिना आज्ञा के कलकत्ता में किलाबंदी कर रहे हैं। वो यहाँ पर सिराजुद्दौला के विरोधी किशन दास को शरण भी देते हैं और नवाब को अपमानजनक पत्र भी लिखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को चेतावनी देते हैं कि वो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना बंद करें, किलाबंदी करना बंद करें और सही तरीके से टैक्स भरना चालू करें। यहाँ पर जब अंग्रेज नवाब की बात नहीं मानते हैं तो सिराजुद्दौला कासिम बाजार फैक्ट्री को जब्त कर लेते हैं। बाद में वो विलियम फोर्ट की घेराबंदी करते हैं, जहाँ पर वो 146 अंग्रेजों को बंदी बनाते हैं और छोटे कमरे में कैद इन अंग्रेजों में से 123 अंग्रेजों की जान चली जाती है। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ये 1756 एडी में हुई थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी होता है। सही मायनों में अगर समझा जाए तो बैटल ऑफ प्लासी असल में एक बैटल नहीं था, बल्कि वो एक षड्यंत्र था। यहाँ पर अंग्रेजों ने पहले से ही नवाब के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया था और उनको ये वादा किया था कि जीत के बाद उनको अगला बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। यहाँ पर दूसरे प्रमुख सैन्य अफसर जैसे कि राय दुर्लभ और साथ में यहाँ पर प्रमुख बिजनेसमैन जैसे कि जगत सेठ, ऊमी चंद और यहाँ तक कि नवाब की आंटी घसीटी बेगम अंग्रेजों का साथ देती हैं। और जब 23 जून 1757 में ये युद्ध होता है तो उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे रॉबर्ट क्लाइव आसानी से सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। प्लासी की लड़ाई में जीत के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से व्यापार पर एकाधिकार हासिल कर लेते हैं और बंगाल के नए नवाब बनते हैं मीर जाफर। मीर जाफर यहाँ पर एक भारी रकम अंग्रेजों को देते हैं, साथ में 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को दी जाती है। मगर यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेजों को मास्टर ऑफ बंगाल नहीं बनाया था। उसके लिए यहाँ पर अंग्रेजों को एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो है बैटल ऑफ बक्सर। आइए अब हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करते हैं। हमने अंग्रेजों और डच के बीच जो बैटल ऑफ बेदरा हुआ था 1759 एडी में, उसको पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था कि मीर जाफर जब ये समझ जाते हैं कि अंग्रेज पूरी तरीके से बंगाल अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डच की मदद मांगते हैं। मगर बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज जीत जाते हैं और फिर अंग्रेज मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब नियुक्त करते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मीर कासिम भी ये बात समझ जाते हैं कि अंग्रेज बंगाल पर पूरी तरीके से नियंत्रण चाहते हैं। यहाँ पर जब मीर कासिम अंग्रेज की गतिविधियों को रोकना चाहते हैं और उसके खिलाफ एक्शंस लेते हैं तो अंग्रेजों के बीच और नवाब के बीच में हमको तनाव देखने को मिलता है। और जब मीर कासिम बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुनगर शिफ्ट कर देते हैं और फिर मीर कासिम अंग्रेजों की तरह ही एक आधुनिक सेना बनाने में लग जाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, वो अंग्रेजों की अवैध गतिविधियों को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों के बीच में और मीर कासिम के बीच में हमको लड़ाई देखने को मिलती है। इन लड़ाइयों में जब मीर कासिम को सफलता नहीं मिलती है तो वो अवध की तरफ भाग जाते हैं और वहां पर फिर वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम II के साथ गठबंधन बनाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सैन्य गठबंधन बनता है बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट का, यही गठबंधन अंग्रेजों के विरुद्ध बैटल ऑफ बक्सर में लड़ाई लड़ता है। मेजर हेक्टर मुनरो यहाँ पर अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ पर वो 22 अक्टूबर 1764 एडी में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगलों की संयुक्त सेना को हराते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बैटल होता है ये एक निर्णायक बैटल होता है। ये बैटल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बैटल दिखा देता है कि इस समय भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो अंग्रेजों को हरा सके। और इस बैटल के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज बंगाल पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर लेते हैं और धीरे धीरे अब वो भारत के अन्य प्रमुख साम्राज्यों के साथ युद्ध लड़ना चालू करेंगे। और अब वो इस पोजीशन में आ गए थे कि वो भारत में अपना एक साम्राज्य खड़ा कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। अंग्रेज और मैसूर के बीच में हमको 4 युद्ध देखने को मिलते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 1769 एडी के बीच में हुआ था। आइए इस वॉर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैसूर राज्य के सुल्तान उस समय हैदर अली थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैसूर राज्य के उसके पड़ोसी राज्यों के साथ मतभेद चल रहे थे, जैसे कि मराठा निजाम और कर्नाटक के साथ उसके मतभेद चल रहे थे। इस बात का अंग्रेज फायदा उठाते हैं और वो मराठा निजाम दोनों को अपनी तरफ कर लेते हैं। और यहाँ पर वो उनको इस बात का आश्वासन देते हैं कि अगर वो मैसूर को हराने में कामयाब रहते हैं तो युद्ध के बाद उनको यहाँ पर क्षेत्र और धन का लाभ होगा। मगर युद्ध के दौरान हैदर अली अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं और हैदराबाद के निजाम को और मराठा को वो अपनी तरफ कर लेते हैं। इस तरह हैदर अली अंग्रेजों को प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर में हराने में कामयाब होते हैं। इस वॉर के बाद
ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है और इस ट्रीटी के अंतर्गत अंग्रेज यहाँ पर हैदर अली को प्रॉमिस करते हैं कि जब भी मैसूर पर कोई विपदा आएगी तो उस समय अंग्रेज उनकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो लड़ा गया 1766 से लेकर 1769 एडी के बीच में, और इसके बाद मद्रास की संधि साइन होती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो लड़ा गया था 1780 से लेकर 1784 एडी के बीच में। फ्रेंड्स, आइए इसको डिस्कस करते हैं। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर इसलिए होता है क्योंकि अंग्रेजों ने ट्रीटी ऑफ मद्रास का सम्मान नहीं किया। जिस समय मैसूर पर मराठाओं ने अटैक किया था उस समय अंग्रेजों ने मैसूर की मदद नहीं करी थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि हैदर अली को ये लगता है कि फ्रेंच उनके लिए ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, इसलिए वो फ्रेंच से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाना चालू करते हैं। यहाँ पर फिर अंग्रेज माहे पर कब्जा कर लेते हैं जो डायरेक्टली हैदर अली की अथॉरिटी को एक चैलेंज था। इसलिए हैदर अली यहाँ पर मराठा और निज़ाम के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं जो मिलकर यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि अंग्रेज इस गठबंधन को तोड़ने में कामयाब होते हैं। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 1775 से लेकर 1782 एडी के बीच में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था। यहाँ पर अंग्रेज मराठाओं के साथ सलबाई की संधि साइन कर लेते हैं, जिसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है और साथ में यहाँ पर उनको मराठाओं का सहयोग भी मिलता है। इसी तरह अंग्रेज निज़ाम को भी हैदर अली की मदद करने से रोकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हैदर अली अकेले पड़ जाते हैं। युद्ध के दौरान ही हैदर अली की कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाती है और फिर यहाँ पर मैसूर का नेतृत्व करते हैं टीपू सुल्तान। 4 साल तक दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर चलता है, मगर ना ही अंग्रेज ना ही मैसूर इस युद्ध को जीत पाते हैं। तो बेसिकली ये वॉर ड्रॉ रहता है। इस युद्ध के बाद मंगलोर की संधि साइन होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो लड़ा गया था 1789 और 1792 एडी के बीच में। टीपू सुल्तान मैसूर को और भी शक्तिशाली बनाना चाहते थे। वो लगातार यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे थे। साथ में यहाँ पर वो फ्रांस से और दूसरी विदेशी शक्तियों से भी सहायता प्राप्त कर रहे थे। टीपू सुल्तान की ये गतिविधियाँ जब अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को पता चलती हैं तो वो यहाँ पर एक मौके की तलाश कर रहे होते हैं कि कब टीपू सुल्तान और मैसूर पर अटैक किया जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स, वो हैदराबाद के निज़ाम और मराठाओं को भी अपने साथ कर लेते हैं मैसूर के खिलाफ अपनी लड़ाई में। बेसिकली यहाँ पर युद्ध की शुरुआत तब होती है जब टीपू सुल्तान ट्रेवनकोर पर अटैक कर देते हैं। टीपू ट्रेवनकोर पर अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेवनकोर ने कोची पर अटैक किया था और कोची का क्षेत्र मैसूर के अंतर्गत आता था। इसलिए यहाँ पर टीपू ने ट्रेवनकोर पर अटैक किया और इसी मौके का फायदा उठाकर अंग्रेज ट्रेवनकोर के सपोर्ट में टीपू सुल्तान और मैसूर पर अटैक करते हैं। इस युद्ध में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की जीत होती है और यहाँ पर टीपू सुल्तान की हार होती है। इस युद्ध के बाद 1792 एडी में श्रीरंगापट्टनम की संधि साइन की जाती है, जिसके तहत मैसूर को अपना आधा राज्य सरेंडर करना पड़ता है। अंग्रेज यहाँ पर बारामहल, दिंडीगुल और मालाबार क्षेत्र अपने पास रखते हैं। मराठाओं को यहाँ पर तुंगभद्रा के आसपास क्षेत्र दिया जाता है। निज़ाम को कृष्णा से लेकर पेन्नार नदी तक का क्षेत्र दिया जाता है। युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए मैसूर से 3 करोड़ 30 लाख रुपए भी लिए जाते हैं और टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेज बंदी भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अंग्रेजों ने संधि के बाद मैसूर को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। और इसके बाद फिर हमको देखने को मिलता है चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जो लड़ा गया था 1799 ईडी में। हालांकि यहाँ पर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगापट्टनम की संधि के तहत जो भी शर्तें थी उनको पूरा कर लिया था और अपने बेटों को उन्होंने आज़ाद करा लिया था। मगर जब 1796 में वोडियार वंश के शासक की मृत्यु होती है तो उसके बाद टीपू सुल्तान अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोडियार वंश के बेटे की उम्र कम होती है। टीपू सुल्तान के इस कदम के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को यहाँ पर टीपू सुल्तान पर और भी ज़्यादा संदेह होता है और यहाँ पर अब वो डिसाइड करते हैं कि टीपू सुल्तान से निर्णायक युद्ध लड़ने का समय आ गया है। इस युद्ध में भी मराठा और निज़ाम अंग्रेजों का साथ देते हैं और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की जान चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर अंग्रेज वोडियार वंश के साथ सबसे बड़ी अलायंस साइन करते हैं और इस तरह से अंग्रेज मैसूर को अपने नियंत्रण में ले आते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप हिस्ट्री को इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा हिस्ट्री का कोर्स क्रेजी जीके ट्रिक पर या फिर रूट ऐप पर बाय कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ एनालिसिस पार्ट पर भी जोर देते हैं ताकि आप चीज़ों का सही तरह से विश्लेषण कर सकें और इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, एक बार रूट ऐप पर इस कोर्स को जरूर विजिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में और जानते हैं किस तरह से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर अपना नियंत्रण हासिल किया। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर
1782 एडी के बीच में लड़ा गया था। पहला एंग्लो मराठा युद्ध इसलिए लड़ा गया था क्योंकि मराठा साम्राज्य के अंदर हमको गृह युद्ध देखने को मिलता है। जब मराठा तीसरा पानीपत का युद्ध हार जाते हैं तो उसके बाद बालाजी बाजीराव के बेटे माधवराव मराठा पेशवा बनते हैं, मगर टीबी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई नारायण राव नए मराठा पेशवा बनते हैं, मगर फ्रेंड्स यहाँ पर नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव मराठा पेशवा बनना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर वो नारायण राव की हत्या करवा देते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद वो अपने आप को मराठा पेशवा घोषित भी करते हैं। मगर कुछ समय बाद नारायण राव की पत्नी गंगाबाई एक बेटे को जन्म देती हैं और यहाँ पर उनका नाम रखा जाता है सवाई माधवराव। नाना फडणवीस और दूसरे प्रमुख मराठा सवाई माधवराव को पेशवा घोषित करते हैं, जिसके बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करते हैं मार्च 1775 एडी में। रघुनाथ राव अंग्रेजों को ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर अंग्रेज रघुनाथ राव को सपोर्ट करते हैं तो वो अंग्रेजों को सेलसेट और बेसिन का क्षेत्र देंगे। मगर यहाँ पर होता यह है कि बंगाल में जो गवर्नर जनरल काउंसिल होती है वो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सूरत को अमान्य ठहरा देती है, जिसके बाद यहाँ पर कर्नल उपटन आते हैं पुणे और वो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करते हैं। मगर पुरंदर की संधि नाना फडणवीस को स्वीकार नहीं होती है और यहाँ पर नाना फडणवीस फ्रेंच से सपोर्ट ले रहे होते हैं और यहाँ पर फ्रेंच को वो एक बंदरगाह भी दे देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध चालू होता है। यहाँ पर मराठा सेना का नेतृत्व करते हैं महदजी शिंदे और वो यहाँ पर अंग्रेजों को और रघुनाथ राव को वडगांव में हराने में कामयाब रहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वडगांव की संधि भी साइन की जाती है। मगर एक बार फिर से ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इस संधि को अमान्य ठहरा देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पर अंग्रेज मराठाओं के साथ सेलबाई की संधि साइन करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो ड्रॉ हुआ था, मगर यहाँ पर जो सेलबाई की संधि साइन होती है वो अंग्रेजों के फेवर में होती है। यहाँ पर अंग्रेज और मराठा इस बात पर सहमत होते हैं कि 20 साल तक वो एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा मराठा या अंग्रेज एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे जब भी वो किसी तीसरी शक्ति से लड़ेंगे। और यहाँ पर हमने देखा ही था कि जब जब मैसूर से लड़ाई होती है अंग्रेजों की, जब जब हम देखते हैं मराठा अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजों के लिए ये संधि बहुत लाभदायक साबित होती है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एंग्लो मराठा वॉर जो होता है 1803 से लेकर 1805 एडी के बीच में। 1800 एडी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद हमको एक बार फिर से मराठा साम्राज्य के अंदर अंतर कलह देखने को मिलती है। यहाँ पर बैटल ऑफ पूना होता है 1802 एडी में। पूना की इस लड़ाई में होलकर एक तरफ होते हैं और पेशवा और सिंधिया एक तरफ होते हैं। यहाँ पर होलकर पेशवा और सिंधिया के गठबंधन को हरा देते हैं और यहाँ पर फिर पेशवा मदद मांगने के लिए अंग्रेजों के पास जाते हैं और वो अंग्रेजों के साथ मिलकर सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक गठबंधन की संधि साइन कर लेते हैं और इस संधि को बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। जब बेसिन की संधि साइन होती है तो यहाँ पर दूसरे प्रमुख मराठा परिवार एक साथ आ जाते हैं और वो अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय लेते हैं और यहाँ पर जब वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं तो उस लड़ाई में उनकी हार होती है। इस तरह से फ्रेंड्स सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर अंग्रेज जीत जाते हैं और मराठा संघ यहाँ पर हार जाता है। आइए अब हम देखते हैं तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 से लेकर 1819 एडी के बीच में लड़ा जाता है। फ्रेंड्स बेसिन की संधि अपमानजनक तो थी ही, तो फ्रेंड्स इस संधि के बाद फिर से मराठा संघ अपने आप को पुनर्जागृत करने की कोशिश करता है और साथ में यहाँ पर पिंडारी इशू भी हमको देखने को मिलता है। पिंडारी बेसिकली फ्रेंड्स मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सेना में काम करते थे, मगर जब मराठा साम्राज्य की शक्ति कम हो गई तो उसके बाद कुछ पिंडारी यहाँ पर लुटेरे बन जाते हैं और इनके खिलाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स एंटी पिंडारी कैंपेन भी चलाते हैं और इस अभियान में वो मराठाओं का सपोर्ट मांगते हैं और यहाँ पर मराठा उनको सपोर्ट करते हैं, मगर लॉर्ड हेस्टिंग को ये लगता है कि मराठाओं ने तहे दिल से उनका साथ नहीं दिया है। यही दो प्रमुख कारण रहते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक बार फिर से मराठा संघ यूनाइट होता है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर पेशवा मराठाओं को पूना पर अटैक करते हैं, भोसले यहाँ पर नागपुर में अटैक करते हैं अंग्रेजों पर और सिंधिया यहाँ पर ग्वालियर में अंग्रेजों पर अटैक करते हैं। मगर तीनों ही जगह हम देखते हैं कि अंग्रेज अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं और एक बार फिर से मराठा संघ की हार होती है। पेशवा यहाँ पर खिड़की में हारते हैं, भोसले यहाँ पर सीता बुल्दी में हारते हैं, होलकर यहाँ पर महिदपुर में हारते हैं। इस युद्ध के बाद अंग्रेज ट्रीटी ऑफ पूना साइन करते हैं पेशवा के साथ, सिंधिया के साथ वो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन करते हैं और होलकर के साथ वो ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन करते हैं। और तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बाद हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। तो फ्रेंड्स इस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल, मैसूर और अब मराठाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आइए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं
एंग्लो सिख वॉर और देखते हैं किस तरह से पंजाब पर अंग्रेजों ने नियंत्रण हासिल किया। अंग्रेजों के बीच और महाराजा रंजीत सिंह के बीच 1809 एडी में ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल फ्रेंडशिप साइन हुई थी। मगर जैसे ही यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर सिख किंगडम पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, नियंत्रण चाहते हैं। यहाँ पर अंग्रेज जानबूझकर सतलज का इशू उठाते हैं और सिख साम्राज्य से लड़ाई करते हैं। ये युद्ध होता है 1845-46 एडी में और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है 1846 में। और जब यहाँ पर सिख समुदाय ट्रीटी ऑफ लाहौर से खुश नहीं होता है, तो फिर उनको संतुष्ट करने के लिए ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद ट्रीटी ऑफ बहरोवाल साइन की जाती है। इस युद्ध के बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी देखने को मिलता है 1848 से लेकर 1849 एडी के बीच में। यहाँ पर अंग्रेजों के सर फ्रेडरिक क्यूरी मुल्तान के गवर्नर मुलराज से टैक्स भरने को कहते हैं और अंग्रेज यहाँ पर मुलराज के किले पर टैक्स वसूल करने के लिए ऑफिसर्स को भेजते हैं, जिसके बाद मुलराज यहाँ पर उन अफसरों पर अटैक कर देते हैं। इसी वजह से हमको अंग्रेजों के बीच में और सिख साम्राज्य के बीच में दूसरा एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलता है। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी और इस युद्ध में अंग्रेज सिख आर्मी को हरा देते हैं और पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा अंग्रेजों ने स्टेप बाय स्टेप पहले बंगाल, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर पंजाब, धीरे धीरे भारत के प्रमुख साम्राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मुगलों की, तो मुगल साम्राज्य वैसे ही काफ़ी कमज़ोर था और दिल्ली के छोटे क्षेत्र पर उसका नियंत्रण था। 1739 एडी में कारनाल का युद्ध होता है, जहाँ पर नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था और इस युद्ध में हार के बाद मुगल साम्राज्य और कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ बक्सर, जहाँ पर मुगल बादशाह शाह आलम II बंगाल के नवाब और अवध के नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं। और फिर हम देखते हैं उस युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, जिसके तहत यहाँ पर अंग्रेज मुगल साम्राज्य पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज बड़ी ही चालाकी से पहले यूरोपियन देशों को हराते हैं, उसके बाद वो भारत के प्रमुख साम्राज्यों को एक एक करके प्रमुख युद्धों में हराते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, ब्रिटिश यहाँ पर भारत में अपना एक साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सेशन में हमने आधुनिक भारत के जितने भी प्रमुख युद्ध रहे हैं उनको डिस्कस कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम एक MCQ सेशन सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम जो हमारे 3 वीडियोस रहे हैं, जहाँ पर हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के प्रमुख वॉर्स एंड बैटल्स को डिस्कस किया है, उस पर हम MCQ सेशन सॉल्व करेंगे, ताकि एक बार आपका पूरा रिविजन हो जाए और आपको अंदाजा लगे कि किस तरह से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उनको देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।